मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर लेकर चलूँगा जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। यह भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, उसके अंतर्गत क्या क्या किए गए थे, उसके बारे में बताया गया है। चलिए तो आज हम आप लोगों को लास्ट क्लास का ओवरव्यू बताने जा रहे हैं। तो उस लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके जो असहयोग आंदोलन हुए थे वह किस प्रकार से उभरे, वह आपके किसानों में किस प्रकार से लिए गए, किसानों के द्वारा उस आंदोलन को किस प्रकार से लिया गया, उसके नज़रिया क्या थी। उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन को किस प्रकार से बंद किया गया, क्या वजह थी बंद किया गया, कब बंद किया गया, वो सब हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ, रोका गया, उसके बाद फिर कैसा आंदोलन आया, क्या आया जिसके वजह से हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और हमारे देश को अंततः 1947 को आज़ादी मिली। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था जो कि असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 तक हो चुकी थी। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक यह है कि सविनय अवज्ञा की ओर। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा मतलब होता है कि कोई भी अगर कानून है तो उसको तोड़ना, वह आपका सविनय अवज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि आपके चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रही थी जिसमें अंग्रेज के सिपाहियों से भिड़ंत हुई और हिंसक हुआ, जिसके वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ेंगे जिससे हम मेरा मतलब बोर्ड के पर्पस से, बोर्ड के नज़रिए से मेरा मार्क्स आते रहेगा, मतलब आ जाएगा, अच्छा आएगा, अच्छा कर पाएंगे हम लोग। तो उन टॉपिक को हम लोग जानेंगे। तो उस टॉपिक को समझने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था। तो 1990 मतलब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1919 में। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वराज पार्टी का गठन। हाँ, स्वराज पार्टी का गठन क्या किया गया, कब किया गया था, तो इसका नहीं जिक्र है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो किसने किया था उसका जिक्र है, तो उस बारे में हम लोग देखेंगे। ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो उसके अंतर्गत जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर पार्टी का गठन किया। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि क्यों स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो क्योंकि जो आपके उस समय चुनाव हो रहे थे उसमें वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी नाम का पार्टी को गठन किया। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें देखेंगे कि साइमन कमीशन वापस किस प्रकार से आया, साइमन कमीशन इंडिया में किस प्रकार से आया, क्यों आया, उसका वजह क्या था, फिर उसको किस प्रकार से ख़त्म किया गया, उसको वापस किस प्रकार से लौटाया गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। उस गठन का नाम था साइमन कमीशन। तो इसका क्या काम था? काम था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं सुझाव देना। जो कि भारत में आपके संवैधानिक व्यवस्था जो कि लॉ थी या जो भी कानून थी जो चल रही थी उसका अध्ययन करना, उसमें क्या क्या सुझाव दे सकते हैं उसको बारे में बताना, उसको ब्रिटेन में जाकर आपका रिपोर्ट करना। ठीक है, इस आयोग की एक खासियत है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। यह भी बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि जिसके वजह से आपके साइमन कमीशन को बंद किया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। वह क्या है? 1928 में साइमन कमीशन का भारत आया गया। ठीक है, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों द्वारा क्या नारा था? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ।
ठीक है। इस प्रदर्शन में जो विद्रोह हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जो दोनों पार्टी थे आपके कांग्रेस और मुस्लिम के, मतलब हिंदू और मुस्लिम लोगों के, उसका दोनों में शांत किया गया। तो जो ये विरोध हुआ उसको शांत कराने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को ऐलान किया। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे। जैसे डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जैसे आपके ये क्या कहा जाता है, साइमन कमीशन आया था, एक आयोग गठन हुआ था, उसी प्रकार से डोमिनियन स्टेट भी एक आया था। तो एक नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में ये आता है कि लॉर्ड इरविन ने किस विषय में डोमिनियन स्टेट का स्थापना की थी। तो वह लिख सकते हैं कि साइमन कमीशन का जब मतलब भारत आया था, उसको उसका जो विरोध किया गया उसको शांत करने के लिए आपके डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई। तो कब किया गया डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना? 1929 में। ये थोड़ा माइंड में रखना है। क्यों किया गया? क्योंकि भावी संविधान के बारे में चर्चा की जाए, जो मतलब हमारा आगे आने वाला जो संविधान था उसके बारे में चर्चा किया जाए, ठीक है। अब दिसंबर 1929 में देखते हैं कुछ चीज़ हुई थी जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको माइंड में रखना है। हमारे प्री बोर्ड में भी आ चुका है, तो थोड़ा माइंड में इसमें रखना है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के औपचारिक रूप से माना गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज के जो मांग थी वह किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। तो इसका हम आंसर ये लिखेंगे। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में हुआ था। थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, मतलब बता देते हैं जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ, और कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी बुक में वो डेट नहीं दी हुआ। उसके बाद फिर और यह तय किया गया था कि जो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसे दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की स्थापना लेंगे। मतलब उस दिन माना गया कि जो 26 जनवरी 1930 को माना गया कि हम लोग शपथ लेंगे, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि उस दिन से पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करना हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत नमक यात्रा से हुआ था। अब नमक यात्रा किन किन परिस्थितियों से स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम लोग उल्लेख करते हैं। तो पहला है कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई भी अगर आप विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसका कोई ना कोई वजह होता है। तो उस वजह को हम चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा 31 जनवरी 1930 को। किसको लिखा? वायसराय डार्विन के नाम। उसमें 11 मांगों का उल्लेख किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि नमक कर को जो खत्म कर दिया जाए। क्योंकि नमक कर क्यों खत्म कर दिया जाए? क्योंकि वह कॉमन था, सभी के घर में लगाया, सभी के घर में उसका यूज होता था, इसलिए उसको खत्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर क्या मांग थी कि उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक जो मांग थी उसको कम किया जाए, ठीक है। तो वो जो पत्र लिखा गया था वह पत्र नहीं था, अल्टीमेटम था, मतलब चेतावनी के रूप में था, ठीक है। उसमें था कि 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है कि मतलब कोई भी लॉ को तोड़ना। तो अगर 11 मार्च तक उसमें चेतावनी दिया कि अगर 11 मार्च तक आप मेरा जो मांग है उसको नहीं मानिएगा, तो मैं आपके विरुद्ध में एक आंदोलन छोड़ूंगा जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। तो आपके जो इरविन थे वो भी आपके मतलब झुकने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने भी झुका नहीं था, ठीक है। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, ठीक है। तो फलस्वरूप क्या हुआ आपका? फलस्वरूप महात्मा गांधी एवं 78 अन्य साथियों के साथ नमक यात्रा प्रारंभ की। तो ये थोड़ा माइंड में रखना है, इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो ये सब पॉइंट हम लोग डाल देंगे तो आपका आ सकता है, मतलब मार्क्स मिल जाएगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या आएगा कि महात्मा गांधी ने कितने अन्य साथियों के साथ नमक यात्रा स्थापना की प्रारंभ की, या फिर किसने नमक यात्रा प्रारंभ की अंग्रेजों के खिलाफ? तो महात्मा गांधी एवं 78 अन्य साथियों के, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे
यात्रा जो यात्रा हुई वह कहाँ से कहाँ तक हुई थी कि गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक गुजरात तटीय में ख़त्म हुआ। जो गांधी जी का था साबरमती आश्रम, वहाँ से लेकर 240 किलोमीटर दूर दांडी दांडी नामक गुजराती तट में जाकर ख़त्म किया गया था। ठीक है, यह यात्रा 24 दिन तक चला और 10 मील का सफ़र तय किया, मतलब कि डेली 10 मील लोग चलते थे। ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया। हाँ, और उसके बाद फिर जो वह यात्रा किया उसके बाद फिर क्या हुआ, और गांधी जी ने पहला नंबर की स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने, जो अंग्रेज का लॉ था उसको तोड़ें। ठीक है, गांधी जी ने यही किया था। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे, जो कि साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर था। 83 अन्य साथियों के साथ गांधी जी ने वहां पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने समुद्र के पानी उबाला, नमक बनाया एवं वहां जाकर एक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, जो पहले पहले थे कि आपकी नमक बनाना मतलब आम लोगों के हाथ में नहीं था, वह एक लॉ था जिसको मतलब जिसके अंतर्गत सिर्फ अंग्रेज लोग ही आपके नमक उबाल सकते थे, नमक बना सकते थे। तो उन्होंने पहला बार एक कानून का उल्लंघन किया जो कि नमक उबाल कर किया गया था। इसी के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हम लोग देखें कि किस प्रकार से आपके साइमन कमीशन भारत में है, उसके बाद फिर किस प्रकार से गांधी जी ने हमारे इरविन को एक अल्टीमेटम के रूप में, चेतावनी के रूप में एक पत्र लिखा, किस प्रकार से हम लोगों के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी अगर आपको डाउट रहा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जो अभी तक एसएसटी मतलब टच भी नहीं किए हो, छुए भी नहीं हो, या पढ़े हैं या कम पढ़े हैं, या मतलब उनको डर लगता हो एसएसटी से या कुछ भी। और इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में। उसमें आपको यह बहुत सारे मतलब क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस और मेरा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और उसका बेनिफिट उठाइए। धन्यवाद।